आज हम क्लास 5th की ईवीएस का चैप्टर फर्स्ट समझेंगे, जिसका नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों से, जैसे क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? अब कैसा? जैसे तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चिल्लाकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई हो। तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे हो और झट से उसके कान खड़े हो गए हो। तो यस, ऐसा हुआ है। अक्सर हम कुत्ते के पास से निकल के जाते हैं तो झट से उसके कान खड़े हो जाते हैं, या वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे कि हमें पता चल जाता है कि वो सतर्क है, क्योंकि उसके सुनने की क्षमता, उससे सूंघने की क्षमता हम लोगों से बहुत अधिक होती है। आगे है, खाते समय तुमसे कुछ मीठा ज़मीन पर गिर गया हो और कुछ ही पल में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया हो। ऐसा ज़रूर होता है क्योंकि मीठे पर चींटी आती हैं। अब ये पूछा गया है क्यों होता है ऐसा, सोच कर बताइए। जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है ना जानवरों की अजीब दुनिया, अजब दुनिया। तो हाँ, ये सही बात है कि जानवरों में देखने, सुनने और सूंघने की, महसूस करने की शक्ति बहुत होती है। तो कोई जानवर है जो है मीलों दूर से अपने शिकार को पहचान लेता है, यानी कि जो उसका भोजन है या जो उसका शिकार है वो मीलों दूर से उसकी स्मेल सूंघ लेता है या पहचान लेता है। और कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है, और कोई जानवर जो है अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है। तो जानवरों की अजब दुनिया है। अब है कैसे पहचाना साथी को। अब एक चींटी अपने रास्ते पर चली जा रही थी। अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ी आई। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। अब एक चींटी जो थी अपने रास्ते पर चली जा रही थी, अचानक से उसने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर क्या हुआ, वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ी। अब बिल के बाहर जो पहरा दे रही थी ना चींटी, उसने उस बाहर से आई हुई चींटी को पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। अब इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियां दूसरी टोली की हैं, और पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना? सामने वाली चींटियों की दूसरी टोली की है, ये इसलिए पता क्योंकि इन चींटियों में जो है एक विशेष प्रकार की गंध होती है, तो वो उस गंध से अपनी टोली की और दूसरी टोली की चींटियों में अंतर कर सकती हैं। इसलिए उसने पहचान लिया कि जो सामने से चींटियां आ रही हैं वो दूसरी टोली की हैं, और पहरेदार चींटी ने उस चींटी को इसलिए पहचान लिया उसी की गंध से। विशेष प्रकार की एक गंध होती है। अब यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट है कि चीनी के कुछ दाने, गुड़ या कोई मीठी चीज़ ज़मीन पर रखो। अब इंतज़ार करो चींटियों के आने का। तो ऑब्वियसली बात है, किसी मीठे पर तो चींटियाँ आती हैं, लेकिन एक आए, दो आए, फिर उसके पीछे पीछे लाइन लगा के चली जाती हैं, क्योंकि चींटियाँ अपने पीछे कुछ गंध छोड़कर आ रही होती हैं, जिसका सूंघते सूंघते चींटियाँ एक के पीछे एक चली आती हैं। अब इसमें बच्चों को कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, जैसे चींटियाँ कितनी देर में आई, थोड़ी ही देर में बहुत झुंड सा इकट्ठा हो जाता है, कि सबसे पहले एक चींटी आई है, सारा झुंड, पहले एक आती है, फिर दो आती है, फिर झुंड इकट्ठा हो जाता है। अब चींटियाँ खाने की चीज़ का क्या करती हैं, और वो अपने बिल में ले जाती हैं। वे उस जगह से कहाँ जाती हैं? अपने बिल की तरफ जाती हैं। क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं? तो हाँ, वो एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट टीचर्स के लिए है। इस उम्र के बच्चों में जानवरों के प्रति उत्सुकता होती है। उनके अनुभवों को शामिल करने से चर्चा रुचिपूर्ण हो जाएगी। तो इस एज की, यानी कि 5th क्लास के जो बच्चे होते हैं, उनमें जानवर के प्रति ना एक एक्साइटमेंट होता है। तो अगर उनके एक्सपीरियंस को हम शामिल करेंगे क्लास में, अगर उनको भी मौका देंगे बोलने का, तो ये जो चर्चा होगी इस चैप्टर पर वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। बच्चों को इसमें इंटरेस्ट आएगा, एंजॉय करेंगे वो। और कई ऐसे अवलोकन होते हैं जिनके लिए बच्चों को धीरज और बारीकी से देखने का अभ्यास कराना होगा। कई ऐसे एक्सपेरिमेंट जो होते हैं या अवलोकन होते हैं जिनको बच्चों को बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत छोटे छोटे बारीकी से देखना होगा, तो जिससे कि उन्हें थोड़ा पेशेंस की क्षमता का भी उनमें पेशेंस भी आएगा।
अब ध्यान से बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटियों का रास्ता रोकना है। बच्चों को क्या करना है, जो वहाँ पे मीठी जगह पे चींटियों को बुलाया था वहाँ पे ध्यान से, यानी कि किसी भी चींटी को कोई परेशानी ना हो या नुकसान ना हो, पेंसिल से या पेन से उनका रास्ता रोकना है। देखो अब चींटियाँ कैसे चलती हैं, अब वो इधर उधर होकर आती हैं। अब एक वैज्ञानिक की बात बता रहे हैं कि बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिससे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। अब जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भी ऐसे ही कई तरह के प्रयोग किए कि उन्होंने पहले मीटर डाला, फिर पेन, जब चींटियां आने लगी तो पेन से उन्होंने रास्ता रोका, पेन या पेंसिल से, कई इसी प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए जिससे उन्होंने ये सॉल्यूशन यानी कि ये नतीजे पर निकले वो कि चींटियां चलते समय ना ज़मीन पर कुछ ऐसा विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं जिससे कि सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तो ये फिर बच्चों के लिए क्वेश्चन है कि क्या आप बता सकते हो जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था? तो वो गंध थी विशेष प्रकार की जिससे कि वो दूसरी तरफ से भी उधर ही आ रही थी। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उनकी पहचान कर लेते हैं। अब जो कुछ मेल कीड़े मकोड़े होते हैं वो अपनी फीमेल्स को उनकी गंध से ही पहचान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक रेशम का कीड़ा बता रहा है, मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। तो ये जो रेशम का कीड़ा है वो अपनी फीमेल्स को कई किलोमीटर दूर से ही उसकी गंध से, उसकी स्मेल से पहचान लेता है। क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो उन्हें कैसा पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो। तो मच्छर तो अक्सर काटते हैं, कभी पैरों पे कभी हाथों पे। तो मच्छर ना हमारी गंध से, शरीर की जो गंध होती है खास प्रकार के पैरों के तलवों की, तो उनसे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? सोचो कुत्ता क्या सूंघता होगा। तो अक्सर देखा है कुत्ते जब भी होते हैं इधर उधर कोने में इधर सूंघते ही रहते हैं। तो सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते की मलमूत्र की गंध से पहचान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था या नहीं। वो सूंघते हैं, उन्हें एक अलग प्रकार की गंध आती है, तो इससे वे पहचान लेते हैं कि उनके इलाके में, यानी कि इनके भी एरिया बटे रहते हैं, तो इन अब समझ लेते हैं कि हमारे एरिया में कोई बाहर का कुत्ता आया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ, हम कुत्तों की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो आजकल तो मोस्टली इन्वेस्टिगेशन में या फिर फौज में भी कुत्तों को जैसे कि कहीं बम ढूंढना हो, कहीं पे कोई चोरी हो गई हो, सामान चोरी हो गया हो, तो वहाँ पे भी कुत्ते का यूज़ किया जाता है। तो उनकी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल वहीं पे किया जाता है। किन किन मौक़ों पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है? तो बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया खाने की गंध से उसके ख़राब होने का पता चलना, किसी चीज़ के जलने का पता चलना, और जैसे कि कोई स्मेल, कोई परफ्यूम वगैरह की खुशबू है, किसी फूल की खुशबू है, या फिर किसी गैस की भी लीकेज का भी पता चल जाता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी है जिनकी स्मेल अच्छी लगती है और जिनकी स्मेल अच्छी नहीं लगती है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। अब ऐसा क्यों? आज रजनी को ज़रूरी काम से कहीं जाना पड़ा। यहाँ पे रजनी के बारे में बताया गया है कि उसको, रजनी को कहीं ज़रूरी काम से जाना था उसको। तो अपने 6 महीने के बेटे दीपक को, यानी कि उसका जो बेटा था 6 महीने का दीपक, अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ जाती है। अब सुशीला के पास उसको छोड़ जाती है। अब सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी थी, यानी कि सुशीला की जो बेटी होती है वो भी इतनी छोटी होती है, यानी कि 6 महीने की। अब मज़े की बात यह हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पोटी कर दी। अब यहाँ पे क्या होता है, जब सुशीला के पास रजनी का बेटा भी दीपक भी होता है और उसकी बेटी भी होती है, दोनों ने एक साथ पोटी कर देते हैं।
अब क्या होता है, अपनी बेटी की पोटी धोने के बाद जब वह दीपक की पोटी साफ करने लगी तो फटाफट अपने मुंह नाक को दुपट्टे से ढक लिया। अब जब वह अपनी बेटी की पोटी साफ कर रही थी, जब तो उससे कुछ फील नहीं हुआ ऐसा, लेकिन जब वो अपने सिस्टर के बेटे की पोटी साफ करने चली तो उसने फटाफट से क्या किया, मुंह नाक को अपने दुपट्टे से ढक लिया, यानी कि उसे उसमें से स्मेल या फिर गंध आ रही थी। तो यहाँ पे बोला है कि सुशीला ने अपनी बेटी की पोटी साफ करते समय तो मुंह नहीं ढका, लेकिन दीपक की पोटी साफ करते समय उसने मुंह ढक लिया। ऐसा क्यों? तो सुशीला ने अपनी बेटी की पोटी साफ करते समय जो मुंह से नहीं ढका था, क्योंकि वो डेली ही उसकी पोटी साफ करती थी, तो वह उसके गंद की आदी, यानी कि उसे आदत पड़ गई थी। लेकिन जब उसने दीपक की पोटी साफ की तो उसके मन में भी थोड़ा आ गया और उसके गंद की वो आदी नहीं थी, इसलिए उसने मुंह ढक लिया था। जब तुम कूड़े के ढेर के पास गुजरते हो, वहाँ की गंध तुम्हें कैसी लगती है? उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इसी कचरे के ढेर में से चीज़ें बीनता है। तो यहाँ भी वही रीज़न है, जैसे कि हम जो कूड़े के ढेर के पास से कभी कभार गुजरते हैं तो वहाँ की हमें स्मेल अच्छी नहीं लगती है, बहुत बुरी लगती है। लेकिन जो बच्चा होता है वो हमेशा उसी कचरे में से चीज़ें बीनता है या ढेर सारी चीज़ें बीनता है, तो वो उस स्मेल का आदी हो जाता है, उसे उस स्मेल की आदत हो गई होती है। इसलिए क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा ही होता है, या इस पर हमारी सोच का असर भी पड़ता है? तो हाँ, गंध का अच्छा और बुरा आना सभी के लिए एक जैसा तो होता है, लेकिन इस पर हमारी सोच का भी असर पड़ता है। अगर हम किसी भी चीज़ की स्मेल को बुरा सोच लें तो वो हमें बुरी ही लगती है। यहाँ पे एक टीचर्स के लिए पॉइंट है। सुशीला के उदाहरण से आम परिवारों में होने वाली एक स्थिति को दर्शाया गया है, यानी कि सुशीला का एग्जाम्पल लेकर यहाँ पे मोस्टली आमतौर पर परिवार में होने वाली एक सिचुएशन को दर्शाया गया है। यहाँ पे चर्चा करके बच्चों को ये समझ बनाई जा सकती है कि अक्सर हम किसी गंध से तब परेशान होते हैं जब हमारा मन उसको गंदा मान लेता है। अगर हम मन बना लें तो वही गंध हमें उतना परेशान नहीं करेगी। जैसा कि सुशीला के साथ हुआ था कि पोटी दोनों की साफ़ की उसने, लेकिन अपनी बेटी की जब पोटी साफ़ की तो उसने मन में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब वो दीपक की पोटी साफ़ कर रही थी उसने अपने मन में ही बना लिया था, इसलिए वो उसे गंध इतना परेशान कर रही थी। अगर वह मन में नहीं बनाती तो उसे गंध इतना परेशान नहीं करती। किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। तो ऐसा पक्षी तो उल्लू भी होता है। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। इन पक्षियों के आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है? तो ऐसे पक्षी होते हैं जैसे कौवा, चील, कबूतर, गौरैया से होते हैं, और इन पक्षियों की आँखों का आकार उनके सिर की तुलना में छोटा होता है। अब यहाँ पे डिटेल दी गई है। ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं, यानी कि मोस्टली जो पक्षी होते हैं उनकी आँखें सिर के दोनों साइड में होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। जो पक्षी होते हैं उनकी आँखें ऐसी होती हैं कि वो दो अलग अलग चीज़ों पर एक ही समय में नज़र डाल सकते हैं, यानी कि दो ऑब्जेक्ट को वो एक ही टाइम में देख सकते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती हैं, यानी कि जब वो अपने बिल्कुल सामने देखेंगे तब उनकी दोनों आँखें होती हैं जो कि एक ही चीज़ पर होती हैं। अगर तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, जानते हो क्यों? ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। यानी कि कई पक्षी होते हैं क्या, वो अपनी गर्दन बहुत हिलाते डुलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आँखों की पुतलियाँ हैं ना, वो घूम नहीं सकती, इसलिए उन्हें अपनी आगे पीछे का देखने के लिए उन्हें पूरी अपनी गर्दन घुमानी पड़ती है। टीचर्स के लिए पॉइंट है। तो यहाँ पे बताया गया है कि पक्षी जब दोनों आँखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं, यानी कि एक ही चीज़ पर अगर वो देख रहे हों तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होगा, यानी कि उन्हें जो भी ऑब्जेक्ट वो देख रहे हैं उसकी सही दूरी का पता चलेगा। और जब वो अलग अलग चीज़ों पर, यानी कि एक आँख किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे और दूसरी आँख किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर वो पॉइंट करेंगे या केंद्रित करेंगे तो उनके देखने का दायरा अलग अलग होगा। जब पक्षियों के सिर पर उनकी आँखों की स्थिति का, यानी कि पक्षियों की आँखें कैसी हैं, अगर उनको ढंग से स्थिति का अवलोकन ढंग से करेंगे तो बच्चों को ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी।
एक आंख बंद करके अपने साथी के एक्शन को देखकर बच्चों को यह अनुभव कराएं कि दोनों आंखों से देखने पर देखने के दायरे में अंतर आता है। यानी कि हम एक चीज़ को दोनों आंखों से देखते हैं तो कुछ अलग लगता है, और एक आंख बंद करके देखते हैं तो अलग लगता है। सोचो अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान की जगह होती तो कैसा होता। यानी कि हम पक्षियों की तरह हमारी आंखें भी हमारे कान की जगह होती तो हम भी बिना गर्दन हिलाए ऑब्जेक्ट को देख सकते। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। यानी कि चील, बाज और गिद्ध जो पक्षी होते हैं हमसे 4 गुना, यानी कि जितना हम देखते हैं मल्टीप्लाई 4 करके वो ज़्यादा दूर देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। मज़ेदार बात, और जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। देखो इन जानवरों को ये चित्र कैसे दिखाई देंगे। यानी कि हमें इतने सारे कलर्स दिखाई देते हैं लेकिन जानवर क्या है, उन्हें इतने सारे कलर्स नहीं दिखाई देते, उन्हें बहुत कम ही दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये दिखाए गए हैं कि ये पिक्चर्स जानवरों को कैसे दिखाई दे रही होंगी। यानी कि कम कलर्स दिखाई देते हैं जानवरों को। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। यानी कि जो जानवर दिन में जागते हैं वो कुछ रंगों को देख पाते हैं, कुछ कलर्स को देख पाते हैं, जबकि रात में जागने वाले जानवरों को हर चीज़ सफ़ेद और काली ही दिखती है। यानी कि वो कोई कलर और नहीं देख पाते हैं। कितने तेज हैं कान। तुमने कक्षा 4 में पढ़ा था हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। क्लास 4 का अगर आपने चैप्टर देखा हो ये जानवरों वाला तो हमने इस पे बात की थी। पक्षी होते हैं जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते क्योंकि उनके छेद टाइप के कान होते हैं और वो भी मोस्टली पंखों से ढक जाते हैं। तो उनके बाहर, जैसे यहाँ भी दिया गया है, उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं। लिखो 10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान दिखते हैं। तो ऐसे बहुत से जानवर हैं जिनके कान दिखते हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, कुत्ता, ऐसे बहुत से जानवर। और कुछ जानवरों के नाम लिखे हैं जिनके कान हमें बाहरी कानों से बड़े होते हैं। तो ये हाथी तो है ही है। अब तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में कुछ संबंध होता है? तो हाँ, बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनकी सुनने की क्षमता, यानी कि उनके सुनने की एबिलिटी उतनी ही अधिक होती है। जितने बड़े कान उतना अधिक वो सुनते हैं। तो यहाँ पे करके देखना है कुछ बच्चों को। जैसे कि स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो, वहाँ एक बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ी दूर खड़ा होकर धीरे से कुछ बोले, बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुने। वही बच्चा फिर से उतनी ही धीरे बोले, इस बार बाकी बच्चे अपने कानों के पीछे हाथ रखकर सुने। यानी कि डिफरेंस क्या होगा, जब हम अपने कान के पीछे हाथ नहीं रखते हैं तो हमें कम सुनाई देता है, जबकि हम अपने कान के पीछे हाथ रख लेते हैं तो हमें पहले की अपेक्षा वो आवाज़ ज़्यादा सुनाई देने लगती है। तुम अपने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोलो, अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है ना। अगर हम अपने कानों पर हाथ रख के बोलते हैं तो हमें अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है।